हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पाटी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक दैट इज अलजेब्रा में। फोर्थ टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये टॉपिक देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि बस हमें बोलते हैं ना पढ़ना है और बस सम सॉल्व करना है। देखो उसके अलावा भी यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक बस चालू करो, जितना कॉन्सेप्ट है देखो वो तो पढ़ना ही है, वो तो आपको हर कोई बता देगा और आप खुद भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो वो तो हम सम्स अच्छे से करेंगे एग्जाम में। लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसके क्या है, बहुत सारे किरदार है। तो ये किरदार कैसे इसकी शुरुआत हुई टैक्सेशन की, तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा और कुछ आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा ये सिस्टम समझने के लिए। ये आखिरकार ये जो देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लेट स्टडी। क्या स्टडी करना है आपको? जीएसटी इंट्रोडक्शन। अब मैं अगर ये रीड कर दूं और आपको बता दूं कि ये ऐसा है वैसा है, फिर भी आप बोलोगे सर क्या समझाया है आपने। तो देखो आप इस चीज में, ये आपकी शुरुआत है। आगे चल के आप क्या करने वाले हो, आगे 5 साल बाद आप कमाना शुरू करने वाले हो, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए जीएसटी। फाइनेंशियल प्लानिंग है, जीएसटी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो अब जीएसटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा देश को। देश मतलब इंडिया के स्ट्रक्चर को। इंडिया कंट्री है, बराबर है, कोई नया इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दे नहीं रहा हूं। तो इंडिया में क्या सिस्टम चलते हैं टैक्सेशन के? इंडिया में 2 सिस्टम है। क्या है इंडिया में? 2 सिस्टम है टैक्स के। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको, टैक्स के सिस्टम मतलब क्या, 2 टाइप बोल लो टैक्स के जो आपको बोलना है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू मीन बाय दिस डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स मतलब एक अकेला इंसान, ठीक है, क्या करता है, पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करता है? गवर्नमेंट को। मतलब अकेला इंसान मतलब कोई भी इंसान जो अपनी कमाई करता है, इनकम कमाता है और पैसा किसको देता है, जाके गवर्नमेंट को उसके अकाउंट में जमा कर देता है। और क्या करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उसके द्वारा बताता है उसकी इनकम कहां कहां से कितना उसने कमाया है, उसके हिसाब से जितना टैक्स होता है गवर्नमेंट को पैसे दे देता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वही इंसान किसी दुकानदार को, किसी शॉप, किसी दूसरे इंसान को, तो शॉप भी तो कौन चला रहा है? कोई दूसरा इंसान ही चला रहा है। तो ये जो पैसा किसको दे रहा है, ये कौन है? कस्टमर। पैसा किसको दे रहा है? शॉप वाले को। शॉप वाला पैसा किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो ये आपको सिस्टम समझा, कौन सा सिस्टम मैंने आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आपको पूछता हूं क्या आप टैक्स भरते हो, आपका जवाब क्या आना चाहिए? आप अभी स्टूडेंट हो, बराबर है ना। तो आप स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्ट टैक्स तो नहीं भरोगे, आप भरते होंगे कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब बोलोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स हम कहां भरते हैं? अरे भाई, आप जब कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको मिलती है कि नहीं इनवॉइस, बिल। सिंपल वर्ड्स में बोलो क्या मिलता है? बिल। तो बिल पे जीएसटी करके लिखा होता है। तो वो क्या जीएसटी है क्या नहीं है, क्या सब कुछ चीजें हम देखेंगे। उस चीज के पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम जाते हैं। क्या ऐसी हिस्ट्री मेरे को आपको बतानी है? मेरे को आपको सिंपल से यही बताना है कि ये जो सिस्टम है टैक्स का, ये ऐसे हवा में चलता है क्या? जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे आते हो मिलने को, ठीक है, मैं बोलता हूं लाओ भाई 10 रुपए निकालो। अरे सर किस बात के? टैक्स लगेगा मुझसे मिलने का। तो आप क्या बोलोगे, पागल इंसान क्या बात कर रहा है, यहाँ पे काय का टैक्स देना है? बोलूंगा भाई देना है। आप अगले दिन ही जाओगे पुलिस स्टेशन में, मेरे खिलाफ क्या करोगे, कंप्लेन। ऐसा ख्यालों में, हकीकत में करना नहीं है। आप क्या करोगे, कंप्लेन। वो बंदा हमसे मिलने का पैसा ले रहा है, या तो आप गली से गुजरे हो, उस गली पे मैं खड़ा हूं, भाई यहां से आप क्यों निकले हो, आपको यहां पे 10 रुपए देने पड़ेंगे। बोलेंगे किस बात के? यहां से गुजरने का टैक्स, रोड टैक्स ले रहा हूं मैं आपसे। खड़े होके जो इंसान वहां से जा रहा है टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्या करोगे आप? वहां पे ही क्या करोगे, चिल्लाना चालू करोगे, दूसरे लोगों को जमा करोगे, भाई यहाँ से गुजरने का 10 रुपया ले रहा है, क्या आपसे भी लिए है, आपने भी भरे हैं क्या? आप पूछोगे कि नहीं। और ऐसे दादागिरी से मैंने पैसे ले लिए, पुलिस आएगी मुझे लेके जाएगी, डंडे पड़ेंगे, वो अलग। बोलने का मतलब क्या है, जो भी टैक्सेस है शुड बी क्या, शुड बी रिटन फॉर्म में होने चाहिए, मतलब गवर्नड होने चाहिए बाय लॉ। उसके ऊपर क्या बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए। और ये लॉ कौन पास करेगा? गवर्नमेंट पास करेगा। जो भी रूल निकाले, फाइन करे, जो भी करे, उस सब चीज पे अगर कोई गवर्नमेंट का बैकिंग है,
किसका? गवर्नमेंट, क्योंकि वही लोग अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट ही अलाउड है क्या करने के लिए? टैक्स कलेक्शन करने में इंडिया में। सिंपल है। अब इंडिया जो है वो क्या फॉलो करता है? फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? फेडरल। व्हाट डू मीन बाय फेडरल? क्या फॉलो करता है? फेडरल सिस्टम। मतलब यहां पे क्या है? एक है सबसे पहले ठीक है, क्या है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा क्या है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है कि नहीं है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? जो इलेक्शन हुए थे, बराबर है, मोदी जी को वोट दिया गया था, मतलब बीजेपी पार्टी जीती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? रूलिंग पार्टी है। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शन के अंदर क्या होता है? वोट करते हैं लोग। सेंट्रल की वोटिंग अलग होती है, स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी वोटिंग अलग होती है। तो बोलने का मतलब क्या है? स्टेट में चीफ मिनिस्टर सीएम होता है, और इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। बराबर है कि नहीं है? अब ये दो सिस्टम जो चल रहा है फेडरल सिस्टम में, इसको क्या बोला गया है? ड्यूअल। ये ड्यूअल सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पे? ड्यूअल सिस्टम। अब ये सिस्टम मेरे को आपको यहाँ पे बताना था, और इस सिस्टम के साथ क्या बदलाव जीएसटी में किए गए, इस पे मैं आता हूं, पर इसके पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। अब इंडिया में जो टैक्स का जो है ये चालू हुआ था लगभग 1860, कम से कम 200 साल पहले पकड़ लो यार, कैलकुलेट कर लेना कितना है, तो समझ लो 200 साल से टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है। अब इसके अंदर सॉरी कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। अब 1860 के अंदर जो सिस्टम चल रहा था, मतलब ये 18 सेंचुरी का है, उसके बाद 19 सेंचुरी आई, 20 सेंचुरी अभी जो चल रही है, तो टैक्सेशन में बहुत सारे बदलाव हुए। अब आप पहले सोचिए टैक्स का ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट, ये ड्यूअल सिस्टम भी जो है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कहां से आया? पहले मैं आपको वो चीज बताता हूं। अब देखो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947, उसके पहले की हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा। तो 1947 में हुआ क्या? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे पहले से, तो उन्होंने फैसला लिया, जो भी चीजें हुई थी आपको पूरा पता है, इंडिपेंडेंस एरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे क्या कॉन्ट्रैक्ट्स थे? इंडिया जो बोलते थे ना कलेक्टिवली, इंडिया के अंदर बहुत सारे रूल करने वाले लोग थे जिसको बोलते थे राजा, उनके किंगडम्स हुआ करते थे, और इनकी ट्रीटीज थी। किसके साथ ट्रीटी थी? मतलब साइन करके एग्रीमेंट किया गया था, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी, और जो भी रूलिंग करते थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनके एग्रीमेंट किसके साथ थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि इंडिया करके तो होल कॉन्सेप्ट, उसको जोड़ने में समय लगा। तो फिर हुआ क्या? उन्होंने क्या बोला कि ट्रीटी तो इंडिविजुअल ट्रीटीज थी हर एक की। क्या ट्रीटी थी? आप हमें आपका रूलर मानते हो, क्योंकि उनके पावर शेयरिंग चलते थे उस टाइम पे। मतलब अगर टैक्स कलेक्शन हुआ है, उसका 50% कौन लेके जाएगा? ब्रिटिशर्स लेके जाएंगे, वो गवर्नमेंट चला रहे। 50% उस जगह वाले के पास रहेगा। जैसे गुजरात का कोई रूलर है, महाराष्ट्र का कोई रूलर है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, राजस्थान का कोई रूलर है, तो जो किंगडम्स चल रहे हैं तो रेवेन्यू शेयरिंग चल रहा है। उस टाइम पे क्या चल रहा है? रेवेन्यू शेयरिंग, और भी बहुत सारी चीजें थी। और क्या था? प्रोटेक्शन था, कि आपका जो जगह है यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह होगी नहीं, हम क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे, तो आपकी जगह उस हिसाब से सिक्योर रहेगी। तो किंगडम्स हिसाब से चल रहे थे, किसी ने ट्रीटीज सबने साइन कर ली थी। और प्रॉब्लम कब आई? इंडिया करके ओवरऑल ट्रीटी तो किसी का साइन ही नहीं हुई थी, कि अगर ब्रिटिशर्स जाए तो ये चलाएगा कौन? ब्रिटिशर्स जाएंगे तो ये चलाएगा कौन? तो ये प्रॉब्लम होने लग गई। तो जब ट्रीटीज तो अलग अलग लोगों के साथ साइन थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, आपके पास क्या ऑप्शंस है? या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, जो कलेक्टिवली इंडिपेंडेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ बन रहा था, या तो आप पाकिस्तान, जो और एक कंट्री बन रही थी, आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंटली अपनी कंट्री बना लो। या तो आप इंडिपेंडेंटली अपनी कंट्री बना लो। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे? तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अपनी कंट्री बना लो, या तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या तो पाकिस्तान के जुड़ जाओ। तो ऐसे करके उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स बोला करते थे, वो थे कम से कम 500
565 रिकॉग्नाइज, मतलब उनको मान्यता, और भी छोटे मोटे वो होंगे वो अलग, तो 565 उन सबको कंबाइन किया गया, ठीक है ना, और बाद में कलेक्टिवली सबसे एग्रीमेंट साइन करवाई गई। इसके अंदर प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में हुई, वो हम आज भी हम देख रहे हैं, बराबर है, वो एक अलग ही हो गया अपने आप में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जूनागढ़ एरिया में, वहां पे क्या हुआ था, उनके जो रूलर्स थे जो थे वो क्या हो गए, पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद जो भी थी वो एक अलग हिस्ट्री थी। फिर एक अपना ये था हैदराबाद, हैदराबाद आपने सुना ही है ना, तो हैदराबाद के जो रूलर थे उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था अपने आप को, लेकिन एक साल बाद वो इंडिया के साथ जुड़ गए। फिर एक और जगह थी कलत करके, तो उधर भी क्या हुआ था, उन्होंने भी इंडिपेंडेंस अपने आप को क्या कहता घोषित किया था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान के साथ चले गए। तो ऐसे सब चीजें, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। उसके बाद कलेक्टिवली पूरा का पूरा इंडिया फॉर्म हो गया। अब हुआ क्या इसके अंदर, ये जितने भी रूलर्स थे इन सब लोग ने साइन कर दिए, मतलब अपने राइट्स त्याग दिए। क्या राइट्स त्याग दिए अपने, कौन से राइट्स, टैक्स कलेक्शन के, जो भी उनकी क्या थी लैंड थी पूरी की पूरी, आप समझो ना पूरा एक स्टेट मेरा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उस सब लोग, उस सब के जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, वो सब लोग मुझे मानते हैं, राजा कहलाता हूं मैं, बराबर है उस जगह का, प्रजा है मेरी। उसके बाद हाथी घोड़े वो है वो अलग, ये सब चीजें किसके नाम पे होने वाली थी, इंडिया, ये सब आप सब लोगों का है। हम बोलते हैं ना प्राइवेट, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे, ये पूरा इंडिया, मॉन्यूमेंट्स है सब पब्लिक प्रॉपर्टी, सब लोगों के है। तो ये सब कब हुआ, इसकी शुरुआत वहां से शुरू हुई। इसके बदले क्या हुआ, जब इन्होंने अपने राइट्स सरेंडर किए तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे, जो भी हर साल जो भी आपको पैसे मिलते रहेंगे, और ये जनरेशन जो भी है चलता रहेगा। तो तभी तो उन्होंने अपने राइट्स दिए। आप ये समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट्स की बात कर रहा हूं। उनके टैक्स कलेक्शन राइट्स चले गए, उनकी जो क्या थी इंडिपेंडेंस थी, अब वो पूरा पूरा कलेक्टिवली इंडिया कहलाने वाला था। तो ये फिर 1970 के आसपास क्या हुआ, इनकी जो ये भी राइट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की, इसको क्या कर दी, अबॉलिश कर दी। मतलब प्रिंसली स्टेट्स तो पहला बोला करते, प्रिंसली पर्सेस बोलते थे। इस पर्सेस, इसमें के अंदर क्या होता था कि इनको जो पैसे मिलते थे ना, या बहुत सारे राइट्स होती थी, उनके जो फेस्टिवल्स होते थे, जो रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, बराबर है ना, राजा दूसरा, उसके बाद जो भी हो उनके कस्टम्स फॉलो करते थे, उस सब का खर्चा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करता था। तो 1970 में इसकी कोशिश की गई थी इसको अबॉलिश करने के लिए। और अबॉलिश कैसे होगा, ऐसे तो अबॉलिश होगा नहीं, क्योंकि लिखा गया था कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करना पड़ा उसको। तो अमेंडमेंट था 26th अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट क्या था, इसके पहले एक बार फेल हो चुका था एक वोट से, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। यही चीज जीएसटी के साथ भी हुई है, इसके लिए मैं आपको वहां से लेके चल रहा हूं। ये अब क्या हुआ था वहां पे कि जितने भी ये चीजें होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है इसके अंदर, 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है रूल। 2/3 मेजोरिटी मतलब जितने भी लोग हैं वोटिंग करने वाले, 2/3 लोग क्या बोलने चाहिए, हाँ बोलने चाहिए। तो ये वाला जो लॉ था, जो उनसे राइट्स हटानी थी, जो पैसे वैसे दे रहे थे, कितना 1 वोट से हार गए, वो भी उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर वो भी पास करवा दिया गया था लॉ। तभी तो ये राइट्स आज के टाइम पे देखो, राजा महाराजा, उनके बेटे, जो उनकी जो बोलते हैं ना जो टाइम है, जो फैमिलीज है, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, पर वो स्टेटस नहीं है, पर लोग वहां के लोग मानते हैं, वो बोलते हैं, वो अलग चीज हो गया। लेकिन उनको भी अभी क्या है, ये राइट्स के साथ ही, अभी हर एक का राइट है ना, तो वैसे ही वो सब भी कॉमन पीपल ही कहलाते हैं, लेकिन उनका अपना एक रुतबा जो है, वो तो एक अलग ही चीज हो गई, हिस्ट्री की बात है, तो वो अलग चीज हो गई। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ पे राइट्स की बात है। तो ये जीएसटी जो लॉ है ना, ये भी उसी के तरफ ये आपको इशारा करता है कि जब एक चीज समझो क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या सिस्टम, क्या बताया मैंने आपको, ये जो सिस्टम बताया, इस सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स मतलब क्या, लिस्ट, जैसे कि पावर, कुछ पावर है सेंट्रल की, कुछ पावर है स्टेट की, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। ठीक है, जो हम ये पावर्स की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, स्टेट और किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब ये यहाँ पे ये पावर्स है ना, ये 3 चीज में डिफाइंड है। क्या है ये 3 चीज, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज है लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट। फिर क्या आता है, स्टेट लिस्ट। फिर है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाट डू मीन बाय दिस लिस्ट, मतलब पावर्स डिफाइंड है, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। यूनियन लिस्ट पे किसका हक है, यूनियन लिस्ट में जो जो चीजें नोट की गई है उस पे किसका हक है, पावर, पावर मतलब क्या, किसका हक है रूल्स
फ्रेम करने का, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि डिफेंस, ठीक है, वो किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ में। जो रूल बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कोई बना नहीं सकता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता उसके ऊपर। फिर है अपना पुलिस, वो आता है स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर पावर्स किसके पास है? स्टेट के पास। एग्जाम्पल यहां पे मैंने ले लिया क्या? डिफेंस। फिर आप ले लो जो बाहर बात करते हैं ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, फॉरेन कम्युनिकेशंस वगैरह, मतलब बहुत सारी से लंबी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। और स्टेट के अंदर आ जाता है, एग्जाम्पल ले लो पुलिस। पुलिस फोर्स जो है वो स्टेट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए जो भी रूल्स बनाना है, जो भी पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यहां पे दोनों के पास पावर है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर समझने का। तो इंडिया में कैसे रूल्स गवर्न, मतलब कौन सी गवर्नमेंट क्या रूल कर सकती है, ऐसे तो सवाल ही नहीं उठता है, ये तो हर कोई अपना अपना रूल बनाते रहेगा। तो ये सब पावर्स क्या है? डिफाइन है। जो कैटेगरी में यूनियन लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, दैट इज दिल्ली से रूल आएगा। और स्टेट है जो कहां पे सिर्फ स्टेट के अंडर के जो भी चीजें हैं और वो डिफाइंड है, वहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बना सकती है। फिर आता है अपना कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आ जाती है? वैसी चीजें जहां पे दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जन क्या कर सकते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं मिलके, ठीक है, मिलके बनाए, या तो क्या करें अलग से सेंट्रल बनाए, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ चाहे तो बना सकती है, वो अलग चीज हो गई। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अभी जीएसटी के मामले में क्या हो गया? सिंपल पहले डिफाइन था, क्या डिफाइन था कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स आता है। स्टेट के अंदर क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स आता है। जैसे कि क्या हो गया, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, किसके बारे में आ गया? किसके बारे में? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पहले ये इनकम, नॉर्मली जैसे सैलरी पर्सन, बिजनेस करते लोग, इनकम टैक्स आ गया इसके अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे कि था पहले गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था जिसको बोला जाता था वैट। फिर आता था सर्विस टैक्स, ये किसके पास था? एक था सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये जो था ना सर्विस टैक्स, इस पे पावर किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जो गुड्स होता था उस पे पावर किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट की। अब यहां पे दिक्कत क्या होने लगी, कभी कभी क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता था, और ये कभी कभी बहुत बार होने लगा। क्या है ये कभी कभी? जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी बुक की, क्या बुक की? मैंने एक प्रॉपर्टी बुक की। उस प्रॉपर्टी में मुझे क्या मिला? घर मिला, फ्लैट मिला, बराबर है। तो मैंने 5th फ्लोर पे एक घर बुक किया, ठीक है। तो 5th फ्लोर पे मैंने घर बुकिंग कर दी, मैंने पैसे दे दिए। तो मुझे क्या मिला? बिल्डर की सर्विस मिली, आर्किटेक्चर की सर्विस मिली, किसी ना किसी ने तो क्या किया होगा? आर्किटेक्चर बनाया होगा, ढांचा कि ऐसे से बनाओ। फिर लेबर लोगों ने क्या किया? काम किया है। उसके साथ अंदर क्या मिला? टाइल्स लगी हुई मिली, दीवारों पे कलर मिला। मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किस चीज का? गुड्स का और सर्विस का, दोनों चीजें साथ में आ गई। तो अब कौन कितना पैसा बांटेगा, ये दिक्कत हो गई, क्योंकि सर्विस टैक्स पे किसका हक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। और जो गुड्स थे, टाइल्स वगैरह, उस पे किसका हक है? स्टेट गवर्नमेंट का हक है। तो यहां पे जे जॉइंट आने लगे तो बहुत सारे दिक्कत होने लगी लोगों को भी। और रूल्स तो फ्रेम थे कि इतना परसेंटेज हो तो तुम कलेक्ट कर लो, इतना इतना बाइफर्केशन, बहुत सारे रूल्स थे उसके अंदर, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो फिर ये सब दिक्कतें थी, बहुत सारी चीजें ये सिस्टम में। आगे चल के, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। अभी गुड्स और सर्विस का डिफरेंस क्या है? गुड्स मतलब जो चीजें आप देखते हो ना, आप खरीदते हो, वो। सर्विस डॉक्टर, लॉयर, बराबर है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब सर्विस देते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। तो और भी बहुत सारी चीजें थी कैटेगरी में। और अगर एग्जाम्पल लूं मैं, अगर सिंपल बाइफर्केशन आपको बताऊं, ये दोनों का मिक्सचर। आपने क्या किया? शादी, आपने मतलब किसी शादी अटेंड की होगी आपने, तो शादी में पता है ना आजकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। मतलब क्या? एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, क्या कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई जगह अरेंज करनी है, शादी में खाना अरेंज करना है, ढोल नगाड़े बजाने हैं, बराबर है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, काम उसको दे दिए। तो अकेला बंदा सब काम कर रहा है। आपने क्या किया? खाना वो गुड्स के अंदर क्लासिफाई किया, सर्विस बुफे सिस्टम लगाया गया था, बराबर है कि नहीं है, तो वो भी सर्विस में। तो वहां पे बाइफर्केशन में दिक्कत होने लग गई। ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग चीजें होने लग गई। तो उसके बाद
क्या डिसाइड किया कि ये सब टैक्स को क्या करते हैं, एक ही कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों को मिला दो, सब चीजें मिला दो। और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उस पर मैं बाद में बात करते रहूंगा धीरे धीरे, जब आपके टेक्स्ट बुक्स में दिखाऊंगा मैं आपको नोट्स जो बने हुए हैं। तो ये जो टैक्सेस थे, पावर अलग, यूनियन के पास अलग, स्टेट के पास अलग, समझ में आ रही बातें। अब दोनों में मिक्सचर हो रहा है, कौन कितना बांटेगा, ये सब चीजें हो रही थी। अब इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने मतलब रूल बनाया गया, क्या रूल बनाया गया कि एक काम करते हैं, सबको क्या कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाते हैं। और गुड्स एंड सर्विस के अंदर क्या होगा, कलेक्शन पूरा का पूरा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा कलेक्शन करेगा। अब आया ना प्रिंसली वाला, आपको मैंने बताया था एग्जांपल कि यहां पे सब कुछ पावर ट्रांसफर, तो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट पे तो स्टेट गवर्नमेंट करती थी। अब ये राइट्स उनसे छीनी जा रही है, और किसके पास जा रहा है, ये भी चीज किसके पास जा रही है, यूनियन के पास। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा आएगा सब कलेक्शन करेगा, और किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा उसके हिसाब से। तो ये बांटने का, ये सब चीजें, इसके लिए क्या करना पड़ा, ये चेंजेस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स है सबको यहां पे पास करना है, लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद 15 मतलब स्टेट्स, 15 स्टेट को भी उस लॉ को पास करना था, तभी वो वैलिड हो जाता था। याद है वो वाला 1970 में बताया था, एक वोट से वो खारिज हो गया, उसके बाद 1-1.5 साल बाद में उसको पास किया गया। तो ये वाला लॉ भी ऐसा नहीं कि अचानक से बोला और आ गया, इसको भी टाइम लगे बनने में, और इतना इजी नहीं था सब स्टेट्स को मनाने के लिए। और बीजेपी पावर में थी, उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी, और बहुत सारे स्टेट्स भी उनके अंडर ही थे, मतलब उन्होंने इलेक्शन जीते हुए थे, तो फिर ये चीजें पास हो गई। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके ढांचा क्या था, ये स्ट्रक्चर क्या था, जरा देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी is the biggest indirect tax reform since independence, मतलब जब से इंडिपेंडेंस मिला है किसको, इंडिया को, तब से ये जो चीजें है ना, ये क्या है, बिगेस्ट, क्या है ये, बिगेस्ट है। ये इतना बड़ा रिफॉर्म कभी भी देश में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लाया गया नहीं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो सर्विस टैक्स था ना, जो अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, अलग से क्या मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है से अब ये था हो चुका है, क्लियर है। अब इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितने स्टेट्स है, और पहले कितने हुए करते थे, ठीक है। इंडिया में अभी 29 स्टेट्स है, तेलंगाना को भी रिसेंटली बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट था पर उसको बाइफरकेट कर दिया गया, आर्टिकल 370 के रूप में उनको अलग से राइट्स मिले हुए थे, स्पेशल स्टेटस था। अभी क्या था स्पेशल स्टेटस, मतलब कोई भी लॉ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब है तो इंडिया के अंडर ही, इंडियन गवर्नमेंट जैसे दिल्ली सेंट्रल पास होता है, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, जब वहां की पार्लियामेंट में लॉ पास होगा तब। तो ये 370 के बाद हट चुका है, और उसके बाद भी अभी उसको यूनियन टेरिटरी, लद्दाख वगैरह बहुत सारी चीजें हुई थी बीच में, तो अब उसको वापस स्टेट करेंगे थोड़े टाइम के बाद, जब भी सिचुएशंस हो जाएगी, वो गवर्नमेंट जब करेगी तब नोटिफाई हो जाएगा। तो अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि वहां पे जो सर्विस टैक्स की बात थी ना, वो कलेक्शन भी वहां पे लागू नहीं हो पाया था। तो जीएसटी कहां से, ठीक है ना, तो वो भी अप्लाई हुआ। तो अप्लाई भी इस तरीके से आपको देखना है, मैंने आपको बताया था रोड पे तो मैं आपसे पैसे ले नहीं सकता हूं, समझ रहे हो ना, तो ये लॉ इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर लेवी ऑफ जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था ही नहीं कि गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में मिलकर पूरे इंडिया में लगाओ। हेंस लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी लगाने के लिए नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके अंदर चेंजेस कट करके चेंज करना पड़ा। क्या किया गया देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पहले पावर्स दिए गए, पावर ही नहीं थे तो कहां से कर दोगे टैक्स कलेक्शन, तो पहले क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया पहले, मतलब पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 was passed in Lok Sabha on 6th May 2015 and on Rajya Sabha on 3rd August. The bill was subsequently ratified by more than 50% of state legislature, मतलब स्टेट को भी क्या करना है, पास करना है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101th अमेंडमेंट, वो प्रिंसली वाला था 26 था, ये कौन सा है 101, मतलब 101st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर 2016 रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तब फाइनल क्या बन जाता है वो लॉ।
The central legislation of GST were passed in Parliament finally received the assent of President on 12 April 2017. State GST law, अब ये समझो जरा, सेंट्रल जी तो उसको बोला गया है CGST, क्योंकि उसके आगे क्या लग गया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर लग गया स्टेट GST लॉ आर ऑल्सो पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर पास एंड पे फॉर लेवी ऑफ GST, क्योंकि दोनों का मिलके ये लॉ पास करना जरूरी बन गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेंट्रल CGST, फिर स्टेट का SGST, और ये सब स्टेट्स को पास करना पड़ा। समझ रहे हो ये, और ये चीजें पास करते हैं। सर्विस टैक्स में भी बहुत सारे व्हाइट पेपर बोलते हैं, तो बहुत सारे लॉ सब स्टेट में सर्विस टैक्स के भी सेम ही थे, तो मतलब अप्लाई करते वक्त होते हैं। और गुड्स के ऊपर भी व्हाइट पेपर चीजें लाई जाती हैं, तो सब स्टेट्स के अंदर थोड़ा बहुत तो कॉमन कुछ ना कुछ होगा ही। और रूल्स के रेट्स वगैरह डिफरेंट भी हुआ करते थे, फिर चेंज होते थे, तो बहुत दिक्कत थी। तो ये सबको मर्ज कर दिया गया। अब इसके अंदर ये देखो क्या क्या चीजें हम डिटेल में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था, आर्टिकल क्या किया गया जरा देखते हैं। 101 अमेंडमेंट में आर्टिकल 246A, पावर टू लेवी GST, पहले पावर दिया गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर, दोनों को पावर दे दिया। पहले क्या था, सेंट्रल के बाद सर्विस का था, स्टेट के बाद गुड्स का था, तो दोनों को पहले देखो पावर दिया गया। लेवी ऑफ GST ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे GST लगता नहीं है, ये नोटिफाई करेंगे, अब तक तो हुआ नहीं है। GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, अब ये क्या है इंटर स्टेट सप्लाई, ध्यान से समझना। गुजरात का गुड्स कोई महाराष्ट्र में आया, अब झगड़ा होना चाहिए ना, क्या झगड़ा इन से बातें होनी चाहिए ना, क्या कौन, गुजरात का गुड्स महाराष्ट्र में है, कौन उस पर टैक्स कलेक्शन करेगा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो, गुजरात से महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से गुजरात पे गया तो कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो IGST भी एक एक्ट पास किया, IGST भी रूल पास किया गया, क्या, एक तो GST, CGST सेंट्रल, SGST स्टेट, और साथ में I दैट इज व्हाट इंटर स्टेट सप्लाई के लिए उसको भी पास किया गया। तो देखेंगे आगे आएगा, टेंशन मत लो। IGST विल बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या है, इस पे भी हम थोड़ी देर में बातें करेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, मतलब कोई भी गुड्स इंपोर्ट होगा आएगा बाहर से, उसको भी क्या बोला जाएगा, ऑल्सो भी डीम्ड टू बी सप्लाई, ये सप्लाई है और टैक्स लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लाया गया, दिख रहा है 246 आर्टिकल, 269 आर्टिकल, फिर आर्टिकल आया 366। मीनिंग ऑफ GST बताया गया यहाँ पे, क्या मीनिंग है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो, और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया नहीं गया, क्योंकि उस पर राइट्स किसका है, अभी भी स्टेट का ही है। किसका राइट है उधर भी, स्टेट का। आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन था, सब बंद था, लिकर शॉप एक बार खुला, क्योंकि उस पर टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, दिल्ली 50% या 100% तक भी पहुंच गया था टैक्सेस। क्यों, कि कलेक्शन पैसों की जरूरत थी, क्योंकि पेंडेमिक में बहुत सारा खर्चा हो चुका था, और क्योंकि वो बजट्स हिल चुके थे, उनके लिए थोड़ी इतना प्रोजेक्शंस किया गया था, तो ये उनके पास राइट्स है, तो इसको भी अभी तक GST में लाया गया नहीं है। GST कैन बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी उसके बाहर है, तो वो सब चीज पे अभी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या था, 366(26)A, मीनिंग ऑफ सर्विस, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी चीजें हैं उसको क्या बोला जाएगा, सर्विस। अब ये GST काउंसिल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। 279A आर्टिकल के अंदर क्या था यहाँ पे, प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, दैट इज व्हाट GST काउंसिल, मतलब कि जितने भी मेंबर्स है स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट्स के, सब मिलके बैठ के मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग क्या है, वो मीटिंग क्या है, वहां पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, GST के बारे में, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, कमेटी बनाई गई, इन शॉर्ट समझ लो कमेटी, तो वहां पे जो भी डिसीजन लेंगे सबका मिला के डिसीजन होगा। क्यों, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने पावर्स दिए अपने अपने, तो साथ में मिलकर रूल्स बनाएंगे। पहला ऐसा लॉ इस तरीके से इंडिया में पास हुआ। द प्रोविजन रिलेटेड टू GST काउंसिल केम इन फोर्थ ऑन 12 सितंबर 2016, प्रेसिडेंट ने भी हामी भर दी। फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा यूनियन का, वो चेयरमैन होगा,
ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन, और स्टेट्स के जितने फाइनेंस मिनिस्टर है, यूटी जो हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, वो सब के मेंबर्स जो भी है वो सब उसके अंदर आएंगे। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस इज ऑल्सो मेंबर, तो वो भी उसके मेंबर होंगे। द फंक्शन ऑफ काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन, जो भी नए लॉज पास करने हैं वो सब चीजें मीटिंग में करेंगे। इसके अंदर यूनियन और स्टेट के मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होंगे, टैक्स रेट क्या रखना है, किसको छूट देनी है, क्या लिमिट रखना है, क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, तो सब चीजें वहां पे मिलके इन लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। इट शैल ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी लेविड ऑन पेट्रोलियम, हाई स्पीड मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, तो ये सब चीज पे भी कब जीएसटी लगना है ये लोग डिसाइड करके बता देंगे। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट है वोट है उसमें से 3/4 लोगों ने को क्या बोलना है, हाँ बोलना है, तभी वो पास हो जाएगा। तो इसके अंदर किसी के राइट्स भी हैम्पर नहीं होंगे, सब स्टेट्स, तो ये मिलके ये ऐसा पहला ऐसा लॉ पास हुआ है। तो वोट of the central has weightage of 1/3 of the total vote cast, while vote of the state government taken together has a weightage, weight के अंदर 2/3 of the total vote cast in that meeting। तो सब अलग अलग स्टेट के हिसाब से उनकी वोटिंग होगी, उसका वेटेज करके डिसीजन को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो ये है आपका जीएसटी का स्ट्रक्चर। जीएसटी लाने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, तो आप प्लीज ये रिवाइज करना अच्छे से। फिर हम चालू करेंगे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, हम बाद में टेक्स्ट बुक से रीड करना, सब कुछ चीज़ें हम करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन जस्ट था पहले आपके लिए। प्लीज़ जितना हो सके वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि टॉपिक है तो जस्ट रीड करके हम करें, हमने पूरा का पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा, और आपको भी कुछ पॉइंट्स मिले तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर इसके अंदर क्या क्या नहीं करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।